हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक से, एक नए चैप्टर से, जिसका नाम है मार्केट मैकेनिज्म। वैसे तो आईसी बोर्ड में डायरेक्टली आपके पास ये चैप्टर गिवन होता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में आपके पास जो टॉपिक है वो जो गिवन होगा, दैट इज की टॉपिक यहाँ पे आपके पास प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन एंड द परफेक्ट कॉम्पिटिशन लास्ट चैप्टर होगा। और इस लास्ट चैप्टर को आईएससी बोर्ड ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि आईएससी बोर्ड का फ्रैंक आईएससी इकोनॉमिक्स में चैप्टर 5 आपके पास है, और इसके साथ साथ जो लास्ट चैप्टर है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन वो आपके पास है। सबसे पहले हम मार्केट मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, मतलब आधा पोर्शन हम एक वीडियो में कवर करेंगे और आधा पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसको दो वीडियो में हमने डिवाइड किया है, जिससे आपके लिए समझना आसान हो और वीडियो को देखना भी आसान हो। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो, बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू बी कंटिन्यूस। एंड इसके साथ साथ एक मोटिवेशन का जरिया है, जिससे हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो वीडियोस को कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं। और आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। थैंक यू। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं मार्केट मैकेनिज्म से। मार्केट मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले टर्म आपके पास इसमें आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट मैकेनिज्म जो आपके पास एक्ट करता है, क्योंकि मार्केट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन द फॉर्म्स ऑफ मार्केट, चैप्टर हमने कवर किया था फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें हमने मार्केट के बारे में समझा था और पढ़ा था। अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर मार्केट मैकेनिज्म, जिसमें आपके पास सबसे पहले आपके पास मार्केट क्या होता है इसको पढ़ेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट जो आपके पास स्लाइड है या फर्स्ट जो आपके पास सामने जो डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की बात करें तो मार्केट में आपके पास इनविजिबल हैंड एट वर्क होता है, जिसका ये मतलब है कि इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम में is defined as a situation where the market intentions of buyers and sellers match perfectly leading to market clearance। सबसे पहले इक्विलिब्रियम हमको समझना पड़ेगा कि आखिर इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेट ऑफ रेस्ट। जब कोई दो चीज एक दूसरे के बराबरी में होती है तो उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ बैलेंस है, स्टेट ऑफ रेस्ट। जब कोई दो चीज एक दूसरे के बराबरी में होगी, अब वो दो चीज है क्या बराबरी में, तो आपके पास जो सप्लाई आपके पास है वो डिमांड के बराबर है, या फिर आपके पास रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर है, या इक्विलिब्रियम तब भी आपको मिल सकता है जब प्राइस और सेटिस्फैक्शन बराबर हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम मार्केट की बात कर रहे हैं, तो देयर इज अ इंटरेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स एंड सेलर्स बोथ, कि यहाँ पे कंज्यूमर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। कंज्यूमर क्या करेंगे, किसी भी कमोडिटी की डिमांड करेंगे, और जो सेलर्स होंगे वो किसी भी कमोडिटी की सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो इस सिचुएशन में आपके पास इक्विलिब्रियम मार्केट में तब आता है जब मार्केट में जितनी डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल हो जाए। तो मार्केट में अगर जो डिमांड आपके पास है वो सप्लाई के इक्वल हो जाएगा, तो सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम को डिराइव करने के लिए जो आपके पास मार्केट में डिमांड है उसको शो किया गया है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व से, और मार्केट में जो सप्लाई है दैट इज शोन बाय मार्केट सप्लाई, दिस वन। और जहां पे मार्केट में डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, दैट सिचुएशन इज रेफर्ड टू एज योर इक्विलिब्रियम सिचुएशन। और इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जो भी प्राइस आपके पास है इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है। और इसी तरह से इस पर्टिकुलर जो भी आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल पे जो क्वांटिटी आपके पास है इसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक। तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एट इक्विलिब्रियम लेवल ई। और इस सिचुएशन को जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। दरअसल जो कंज्यूमर्स हैं वो जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो द वॉल्यूम ऑफ द बॉट एंड सोल्ड एट अ इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इक्विलिब्रियम प्राइस वो है जिसपे आपके पास डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है एट अ प्राइस। और जो कंज्यूमर्स आपके पास हैं वो अराइज करते हैं डिमांड, अराइज करते हैं डिमांड। और जितनी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी प्राइस उतना ही वो इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। और जब सेलर्स आपके पास किसी भी कमोडिटी की सप्लाई करते हैं तो इस केस में सप्लाई जितनी ज्यादा बढ़ेगी वो प्राइस को डिक्रीज करेगी। तो एक तरफ फोर्सेस प्राइस को बढ़ाता है, दूसरी तरफ फोर्सेस आपका प्राइस को कम करता है, और दोनों जहां पे एक दूसरे के इक्वल होते हैं वो सिचुएशन कहलाती है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में आपके पास डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं। डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस दो हैं, एक एक्सेस सप्लाई आपके पास है और एक एक्सेस डिमांड आपके पास है।
एक्सेस सप्लाई की अगर आप बात करें तो इस सिचुएशन में ओपी जो आपके पास प्राइस है, इस ओपी प्राइस पे इक्विलिब्रियम आपको इस ई पॉइंट पे मिल रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं मार्केट में किन्हीं कारणों की वजह से प्राइस आपका ओपी से राइज होकर के ओपी 1 हो जाए, तो इस सिचुएशन में जो आपके पास डिमांड है और जो सप्लाई है उसमें चेंजेस आएगा। डिमांड आपके पास पहले से कम हो गया क्योंकि प्राइस पहले से आपकी बढ़ गई। प्राइस पहले से क्या हो गई? बढ़ गई आपकी। तो प्राइस बढ़ गई तो इस वजह से डिमांड पहले से क्या हो गई? कम हो गई, Q1 हो गई। और जो सप्लाई आपके पास थी, जो सप्लाई आपके पास थी वो पहले से बढ़ गई, Q2 हो गई। तो आप देख रहे हैं कि जो सिचुएशन आपके पास OQ है, इक्विलिब्रियम लेवल है, जब आपके प्राइस बढ़ते हैं तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी जो सप्लाई आपके पास है वो पहले से बढ़ जाती है, सप्लाई टेंड्स टू इंक्रीज। और वहीं डिमांड जो आपके पास है, डिमांड पहले से आपके पास क्या हो गया? कम हो गया, और सप्लाई आपके पास पहले से बढ़ गया। तो जब सप्लाई आपकी डिमांड से ज्यादा हो जाती है तो सिचुएशन को एक्सेस सप्लाई कहते हैं, जहां पे आपकी सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड। ये जो पोर्शन है ये कहलाएगा एक्सेस सप्लाई। अब इस एक्सेस सप्लाई में जो सप्लायर अपनी सारी क्वांटिटी ना बेच पाने की वजह से क्या करेगा कि जो प्राइसेस है उसको कम करेगा, और जब प्राइस कम होंगे तो इस सिचुएशन में एक तरफ डिमांड बढ़ेगा और एक तरफ सप्लाई कम होगा, और सिचुएशन पहुंच जाएगा इक्विलिब्रियम पे और प्राइस कम होकर के हो जाएगा ओपी। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों होगा? भाई सिंपल है कि जब सप्लाई आपकी ज्यादा है डिमांड से तो कंज्यूमर पर्टिकुलर सेलर इज अनेबल टू सेल ऑल इट्स क्वांटिटी। भाई सिंपल है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो सिचुएशन में सप्लायर अपनी सारी क्वांटिटी बेच नहीं पा रहा है, तो बेचने के लिए वो क्या करेगा? प्राइसेस को कम करेगा, और जैसे ही प्राइस कम करेगा कुछ एडजस्टमेंट डिमांड में होगा, कुछ एडजस्टमेंट आपकी सप्लाई में होगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे वो पहुंच जाएंगे। इक्विलिब्रियम आपके पास कहां पे है? ई पॉइंट पे है, और प्राइस आपके पास इक्विलिब्रियम कितना है? ओपी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितना है? दैट इज ओक्यू। इसी तरह से अगर मान लेते हैं किन्हीं कारणों की वजह से प्राइस आपकी कम हो जाए, तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि ये आपके पास डिमांड है और ये आपके पास सप्लाई है। तो सप्लाई आपके पास क्या हो गई यहाँ पे? सॉरी, ये आपके पास डिमांड है और ये आपके पास सप्लाई है। तो सप्लाई यहाँ पे पहले से कम हो गई और कंज्यूमर की डिमांड आपकी ज्यादा हो गई, और जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो वो सिचुएशन एक्सेस डिमांड की कहलाती है। और जब डिमांड एक्सेस में होता है तो कंज्यूमर इज अनएबल टू फुलफिल ऑल इट्स डिमांड थ्रू द अवेलेबल सप्लाई, कि जो भी अवेलेबल सप्लाई है उस अवेलेबल सप्लाई पे कंज्यूमर अपनी सारी क्वांटिटी खरीद नहीं पा रहा है, तो उस क्वांटिटी को खरीदने के लिए वो प्राइसेस को क्या करेगा? ज्यादा प्राइस ऑफर करेगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी खरीद सके। और जब ज्यादा प्राइस ऑफर करेगा तो प्राइस आपके बढ़ेंगे, और जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड आपके पास एक तरफ कम होता है और सप्लाई एक तरफ आपके पास बढ़ता है, और वापस इक्विलिब्रियम क्या अटेन हो जाएगा? ई लेवल अटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट किया जाता है। किस चीज को? डिसइक्विलिब्रियम जो आपके पास है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विलिब्रियम, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विलिब्रियम। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है कि शिफ्ट इन मार्केट डिमांड। अगर मार्केट डिमांड जो आपके पास है वो पहले से चेंज हो जाए, तो मार्केट डिमांड अगर आपके पास चेंज होगी तो यहां पे सिर्फ डिमांड में चेंज हो रहा है, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई इज कांस्टेंट। यहां पे डिमांड आपका चेंज हो रहा है जबकि सप्लाई आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। अब आप देख रहे हैं कि जो आपके पास पर्टिकुलरली सप्लाई कर्व था वो एसएस आपके पास है ना, और उस एसएस सप्लाई कर्व पे डिमांड आपके पास कितनी थी? तो डी, और डी आपके पास डिमांड थी। इक्विलिब्रियम आपको ई पॉइंट पे मिल रहा है जहां पे प्राइस आपके पास ओपी है और क्वांटिटी आपके पास ओक्यू है। अब इस कंडीशन की वजह से आपकी डिमांड अगर किन्हीं कारणों की वजह से डी डैश और डी डैश हो गई, मतलब डी डैश आपके पास डिमांड देख रहे हैं पहले से बढ़ गई, जो कि ब्रोकन लाइंस में आपको दिखाई गई है, जहां पे साफ विजिबल है कि डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा है। और जब डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा होगी तो इस केस में हुई क्यों ज्यादा? कि डिमांड आपकी बढ़ क्यों गई? चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से। क्योंकि आपके यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको बता रखी है, एक डिमांड में मूवमेंट आता है और एक डिमांड में आपके पास शिफ्ट आता है। ठीक, तो ध्यान रखिए, मूवमेंट डिमांड में तब आता है जब सेम डिमांड कर्व पे प्राइस आपके पास चेंज हो जाए। भाई प्राइस ओपी था, क्वांटिटी ओक्यू है। अब प्राइस इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि प्राइस जो आपके पास है वो चेंज होकर के अगर ओपी से ओपी 1 हो जाए तो क्वांटिटी ओक्यू से ओक्यू 1 हो गया,
तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड आपके पास पहले से बढ़ गई और इसको हम एक्सपेंशन या एक्सटेंशन इन डिमांड कहेंगे। और इसी तरह से जो आपके पास पर्टिकुलरली अगर आपके पास प्राइस पहले से क्या हो जाए, बढ़ जाए, और प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी आपके पास कम हो जाए, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज रिगार्डेड एज कॉन्ट्रैक्शन। जब कर्व ऊपर की तरफ जाता है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह से शिफ्ट कब आता है, तो शिफ्ट आपके पास तब आता है जब पर्टिकुलरली चेंज होता है अदर फैक्टर्स। ये जैसे आपके पास कर्व बना रहे हैं हम, एक्स एक्सिस है, 0.0 पॉइंट है, इसके साथ साथ आपके पास डिमांड कर्व डी था, प्राइस आपके पास ओपी हो गया, क्वांटिटी ओक्यू हो गया, है ना। अब अगर डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाए अपने से राइटवर्ड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, जैसे कि आपके पास जो इनकम है वो बढ़ जाए, तो इनकम के बढ़ने से डिमांड पहले से बढ़ जाएगा जबकि प्राइस आपके पास सेम रहेगा, तो पॉइंट आपका ए से ए1 आ जाएगा। और ये जो पॉइंट आपका ए से ए1 आया है इसको हम कहेंगे इंक्रीज। क्या कहेंगे, इंक्रीज। इसी तरह से जो डिक्रीज आपके पास है, डिक्रीज अगर हम देखें तो डिक्रीज में क्या है कि डिमांड कर्व अपने से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड D2 और D2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी कितना हो गया, OQ2, पॉइंट कौन सा हो गया, A2, तो यहाँ से यहाँ जो आपके पास है इसको हम डिक्रीज कहेंगे। क्या कहेंगे, डिक्रीज। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मूवमेंट और शिफ्ट आपके पास है, एक तरफ मूवमेंट है एक तरफ शिफ्ट है। मूवमेंट कब आता है, जब चेंज होता है प्राइस, और शिफ्ट कब आता है, जब चेंज होता है दैट इज योर अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे चेंज आप देख रहे हैं कि डिमांड में क्या आया चेंज, डिमांड में आप देख रहे हैं कि डिमांड में आपके पास चेंज आया है और डिमांड कर्व अपने से राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है, जो कि आपके पास डी डैश और डी डैश हो गई। अब डिमांड अगर सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई तो वही है, सप्लाई कर्व सेम है, लेकिन डिमांड पहले से ज्यादा हो गया। अगर डिमांड पहले से ज्यादा हो गया तो इस केस में क्या होगा, कंज्यूमर की मान लेते हैं इनकम बढ़ गई, जिस वजह से डिमांड आपका बढ़ गया। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से डिमांड आपका बढ़ गया, लेकिन सप्लाई तो वहीं पे है, तो कंज्यूमर अपनी सारी क्वांटिटी पूरी नहीं कर पा रहा है डिमांड को, जिस वजह से अब वो हायर प्राइसेस ऑफर करेगा। और जब ज्यादा प्राइस ऑफर करेगा तो सिचुएशन में क्या होगा, सप्लायर विल इंटेंड टू सप्लाई मोर क्वांटिटीज, क्योंकि आपको पता है कि जो सप्लायर होता है वो ये चाहता है कि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, और जब प्राइस बढ़ेगा वो ये देख रहा है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इस वजह से वो अपनी सप्लाई को भी बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे प्राइस के बढ़ने से जब सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई में सिर्फ एक्सपेंशन आता है। क्या आता है, एक्सपेंशन। ठीक है, कि सप्लाई आपके पास पहले से ज्यादा हो जाता है विद इंक्रीज इन प्राइस, उसको कहते हैं एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन इन सप्लाई। कोई डाउट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास अगर मान लेते हैं कि जो कर्व आपके पास था, जो कर्व आप देख रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि कर्व आपका शिफ्ट हो जाए अपने से लेफ्टवर्ड, मान लेते हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो ऐसा हुआ, अगर यही लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए तो नए जो आपके पास कर्व आ जाएगा वो D2 और D2 नया कर्व आ जाएगा। इस सिचुएशन में सप्लाई तो वही है लेकिन डिमांड आपके पास पहले से कम हो गया, तो प्राइस कम होकर के OP2 हो जाएगी और क्वांटिटी कम होकर के OQ2 हो जाएगी। कैसे समझते हैं कि सिंपल है कि जब आपके पास डिमांड अपने से लेफ्टवर्ड गया तो अदर फैक्टर्स की वजह से गया है। अब अदर फैक्टर जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर पहले से कम हो गई, अब अगर इनकम कंज्यूमर की कम हो जाएगी तो इन रिस्पॉन्स आपकी डिमांड भी पहले से कम हो जाएगी, जबकि सेम प्राइस है, सेम प्राइस पे डिमांड आप क्या कर देंगे, कम। और जब सेम प्राइस पे डिमांड कम होगा तो इस सिचुएशन में सप्लायर अपनी सारी क्वांटिटी बेच नहीं पाएगा, तो बेचने के लिए वो क्या करेगा, प्राइसेस को कम करेगा। जैसे ही प्राइस कम करेगा वैसे ही सप्लाई थोड़ी कम होगी और डिमांड उसमें थोड़ी सी एडजस्ट हो जाएगी, जिस कारण की वजह से क्वांटिटी तो पहले से कम हो गई है और प्राइस भी आपके पास पहले से कम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है डाटा शिफ्ट इन सप्लाई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आया शिफ्ट इन मार्केट सप्लाई। अभी आपने शिफ्ट इन डिमांड देखा था, अब शिफ्ट इन मार्केट सप्लाई है, जहां पे आप देख रहे हैं कि SS आपके पास सप्लाई है और DD आपके पास डिमांड है। और इस सिचुएशन में DD डिमांड जहां पे SS सप्लाई के इक्वल आ रही है, वो आपके पास OP इक्विलिब्रियम प्राइस है, OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। इस केस में अगर मान लेते हैं अदर फैक्टर्स के चेंज होने से सप्लाई पहले से बढ़ जाए, तो सप्लाई के बढ़ने की वजह से अब आपके पास सप्लाई जो हो गया डाटस, आप देख रहे हैं येलो लाइन से आपको दिख रहा है, तो नया सप्लाई आपके पास S डैश और S डैश आपके पास आ गया।
तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि सप्लाई आपकी ज्यादा हो जाएगी डिमांड से, जिस कारण की वजह से सप्लायर अपनी सारी क्वांटिटी सेल नहीं कर पाएगा। तो सारी क्वांटिटी बेचने के लिए वो अपने प्राइसेस को कम कर देगा, और जैसे ही प्राइस कम करेगा वैसे ही क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन सप्लायर लीड्स टू एक्सपेंशन इन डिमांड। इंक्रीज इन सप्लाई होगा किन्हीं कारणों की वजह से, जिस वजह से डिमांड में एक्सपेंशन आ जाएगा और डिमांड पहले से बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर मान लेते हैं सप्लाई जो आपके पास है, जो आपके पास पर्टिकुलरली सप्लाई है, अगर वो अपने से लेफ्टवर्ड चली जाए, नई सप्लाई कर्व आपके पास S1 और S1 आ जाए, तो सिचुएशन में जो आपके पास न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा वो E1 पे आ जाएगा, नया प्राइस जो आएगा वो OP1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई अगर कम हो गया तो उस केस में या तो डिमांड बढ़ जाए या तो सप्लाई कम हो जाए, दोनों ही कारणों में डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। तो जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो कंज्यूमर अपनी सारी क्वांटिटी बेचने में मतलब खरीदने में असमर्थ होगा कंज्यूमर, और जब कंज्यूमर जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रहा है गिवन सप्लाई से, तो वो हायर प्राइसेस ऑफर करेगा। लेकिन हायर प्राइसेस में सप्लाई आपके पास जो थी, क्योंकि वो पहले से कम हो गई, तो अब इंक्रीज इन प्राइस की वजह से जो आपके पास डिमांड है वो पहले से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब डिमांड पहले से डिक्रीज हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू योर सप्लाई, और इक्विलिब्रियम इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है कि साइमल्टेनियस चेंज आपके पास आता है, जहां पे दोनों ही चेंज हो जाए, है ना। तो साइमल्टेनियस चेंज में आपके पास क्या है, साइमल्टेनियस चेंज अगर हम देखेंगे तो यहां पे साइमल्टेनियस चेंज में दोनों ही साथ में चेंज होगा, ठीक है, साइमल्टेनियस चेंज। तो साइमल्टेनियस चेंज में अगर दोनों साथ में चेंज हो रहा है, डिमांड और सप्लाई दोनों साथ में चेंज हो रहा है, तो इस केस में एक्स एक्सेस है 0 पॉइंट है और वाई एक्सेस आपके पास गिवन है। वाई एक्सेस पे आपके पास प्राइस गिवन है, जबकि एक्स एक्सेस पे आपके पास क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई होगी। डिमांड कर्व अगर आप देखेंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डीडी आपके पास डिमांड कर्व है, और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, दैट इज योर एसएस इज योर सप्लाई कर्व। ई आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई है, तो उस लेवल पे जो भी प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी है और उसी पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओक्यू है। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइमल्टेनियस चेंज है। साइमल्टेनियस चेंज में भी जो आपके पास है डिमांड और सप्लाई जब साथ में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे डिमांड चेंजेस बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू चेंज इन सप्लाई, कि डिमांड आपका ज्यादा चेंज हो रहा है, सप्लाई आपका कम चेंज हो रहा है, और दोनों में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, दोनों पहले से बढ़ रहे हैं। तो डिमांड आपका ज्यादा चेंज हुआ तो गैप आप डिमांड में ज्यादा रखेंगे, जिसका चेंज ज्यादा है उसका गैप आप ज्यादा रखेंगे, तो डिमांड का गैप हमने ज्यादा रखा है D1 और D1। इसी तरह से सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन सप्लाई का गैप आपने कम रखा, तो नया सप्लाई कर्व हो गया S1 और S1। तो जहां पे नया डिमांड कर्व नई सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 आ जाएगा, जिसपे प्राइस आपके पास बढ़ करके OP1 हो गए। ऐसा कैसे हुआ वो समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक टेबल से हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। प्राइस अगर मान लेते हैं और क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपके पास दे रखा है। प्राइस अगर 10 रुपए है, डिमांड अगर आपके पास 100 है, सप्लाई आपके पास 100 है, तो इस केस में सेम प्राइस पे अगर डिमांड बढ़ करके 150 हो जाए और सप्लाई बढ़ करके आपके पास हो जाए 120, तो बढ़ तो दोनों गए हैं, लेकिन डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, और दोनों में गैप कितने का है, तो 30 का है। तो इस केस में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड आपका ज्यादा हो गया, सप्लाई कम है, और जब डिमांड ज्यादा होता है तो कंज्यूमर अपनी सारी क्वांटिटी सेल मतलब कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, सारी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है, और सारी डिमांड जब पूरी नहीं कर पाएगा तो इस केस में वो ज्यादा प्राइस ऑफर करेगा। मान लेते हैं कि वो प्राइस अब ऑफर करने को तैयार है 15, तो 15 रुपए पे आपकी डिमांड कुछ, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड कुछ पहले से कम हो जाएगी, और डिमांड कम होकर के हो गई मान लेते हैं 135। वैसे ही जो आपके पास पर्टिकुलरली सप्लाई है वो बढ़ करके हो गई 135। तो इनिशियल लेवल अगर आप देखिए प्राइस डिमांड और सप्लाई को, तो इनिशियल लेवल से प्राइस भी बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गया और सप्लाई भी बढ़ गया। ये जो आपके पास वर्किंग है ये आप नहीं देखते हैं, इस पे ध्यान नहीं देना, आपको वर्किंग पे ध्यान नहीं देना, लेकिन आपका जो इफेक्ट है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, वो आपको ध्यान देना है कि प्राइस आपके पास पहले से बढ़ जाएगा और क्वांटिटी भी पहले से आपके पास बढ़ जाएगी, और इस सिचुएशन में नया इक्विलिब्रियम आपको मिल जाएगा E1।
तो ये साइमल्टेनियस चेंज है जहां पे डिमांड चेंज इन डिमांड इज बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू चेंज इन सप्लाई। अब नेक्स्ट कंडीशन आता है कि साइमल्टेनियस चेंज में जहां पे चेंज इन डिमांड इज बाय इक्वल प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू चेंज इन सप्लाई, और दोनों मैंने आपको क्या बताया, दोनों क्या हो रहे हैं, पहले से इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे दोनों अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इस केस में आपके पास पहले हम एक्स और वाई एक्सेस बना लेते हैं। तो ये एक्स एक्सेस है, 0 पॉइंट है, और ये आपके पास वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस पे आपका दे रखा है प्राइस, और जबकि एक्स एक्सेस पे आपके पास दे रखा है क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई। आपको सबसे पहले बनाना है सप्लाई कर्व, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है, एसएस, है ना। इसी तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग आपके पास डिमांड कर्व है, जो कि आपके पास डीडी है। क्या है? डीडी आपके पास डिमांड कर्व है। इसको हम इस कलर से बनाते हैं। डीडी आपके पास डिमांड कर्व है ना। और जहां पे डिमांड कर्व सप्लाई के इक्वल है वो आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, दैट इज योर ई इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक, जहां पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपके पास हो जाएगी दैट इज ओक्यू लेवल, और इक्विलिब्रियम आपके पास प्राइस हो जाएगा दैट इज ओपी लेवल। अब इस तरह से आपके पास अगर मान लेते हैं यहाँ पे चेंज जो हो रहा है दैट इज कि यहाँ पे आपके पास जो चेंज है डिमांड का, मतलब डिमांड भी सेम रेट से चेंज हो गया। डिमांड आपके पास चेंज हो गया सेम रेट से, नया डिमांड कर्व हो गया D1 और D1। इसी तरह से नया सप्लाई कर्व चेंज होकर के आपके पास हो गया S1 और S1। इक्विलिब्रियम जो आपके पास आ गया वो E1 पे आ गया। क्वांटिटी जो आपके पास हो गया वो बढ़ करके OQ1 हो गया। और प्राइस जो आप देख रहे हैं तो प्राइस आपके पास OP से OP रहा। कैसे समझते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास जो प्राइस दे रखा है, प्राइस यहां पे देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। 10 रुपए प्राइस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल थी, 100 और 100 थी। अब इसी 10 रुपए पे अगर डिमांड बढ़ करके 150 हो गई और सप्लाई भी बढ़ करके 150 हो गई, तो जब दोनों बढ़ करके एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं तो सिचुएशन में प्राइस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले भी दोनों बढ़ करके इक्वल थे, और मतलब पहले भी आपके इक्वल थे जब आपके बढ़े नहीं थे, और जब बढ़ करके इक्वल हो गए हैं तो ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है, जिस वजह से प्राइस में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सिर्फ आपके पास क्वांटिटी बस पहले से बढ़ जाएगी, OQ से OQ1 हो जाएगी, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास इसी में आता है दैट इज कि यहाँ पे आपके पास चेंज इन डिमांड इज बाय लेस प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू चेंज इन सप्लाई, मतलब सप्लाई ज्यादा चेंज हो रहा है, डिमांड कम चेंज हो रही है, और इस सिचुएशन में दोनों ही आपके पास पहले से इंक्रीज हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस बन गया और ये आपके पास वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे आपके पास प्राइस है, जबकि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपके पास दे रखा है। और यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली टेबल आपके पास आ जाएगी, जहां पे आपके पास क्वांटिटी प्राइस हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगी। इनिशियल लेवल पे प्राइस 100 थी, मतलब प्राइस 10 थी, और सप्लाई और डिमांड 100 और 100 थी। अब यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल जो आपके पास सप्लाई कर्व है वो SS आपके पास है, इनिशियल जो डिमांड कर्व आपके पास है वो DD आपके पास डिमांड कर्व है। ठीक, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो आपको मिल रहा है दैट इज एट पॉइंट E आपके पास इक्विलिब्रियम मिल रहा है। E आपको इक्विलिब्रियम दिख रहा है ये, और इस E इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपके पास जो प्राइस दे रखी है वो दे रखी है OP, और जो क्वांटिटी आपके पास दे रखा है इस पे इक्विलिब्रियम दैट इज OQ। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ, इक्विलिब्रियम प्राइस OP, और इक्विलिब्रियम पॉइंट E दे रखा है। अब इस केस में अगर मान लेते हैं कि दोनों आपका चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड कम से चेंज हो रहा है, तो डिमांड को आप चेंज करेंगे, फॉल करेंगे, लेकिन कम से। नया डिमांड कर्व D1 और D1 हो गया। और जबकि सप्लाई आपका ज्यादा से चेंज हो रहा है तो नया सप्लाई कर्व S1 और S1 हो गया। जहां पे नया डिमांड कर्व नई सप्लाई कर्व को मिल रहा है वो आपके पास पॉइंट कहलाएगा दैट इज योर, नई डिमांड कर्व नए सप्लाई कर्व के इक्वल है, वो पॉइंट आपके पास कहलाएगा E1।
अब इस E1 पे आपके पास जो प्राइस दे रखा है, प्राइस जो है वो पहले से कम हो गया OP1 और क्वांटिटी पहले से बढ़ करके हो गई OQ1। कैसे समझते हैं कि भाई सिंपल है कि यहां पे आपके पास जो प्राइस था वो 10 रुपीज था, डिमांड 100 था, सप्लाई 100 था। अब इस केस में अगर सेम प्राइस पे आपके पास डिमांड बढ़ करके 120 हो गया, सप्लाई बढ़ करके 160 हो गया, तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो जब सप्लाई ज्यादा होती है तो सप्लायर अपनी सारी क्वांटिटी बेच नहीं पा रहा है, तो अपनी क्वांटिटी बेचने के लिए वो प्राइसेस को कम कर दिया। प्राइस मान लेते हैं 6 रुपए कर दिया। प्राइस जब कम करेगा तो डिमांड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, डिमांड थोड़ा सा बढ़ जाएगा और सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो दोनों आपके पास एडजस्ट होकर के 140 140, लेकिन इनिशियल लेवल जो आपके पास है उससे आप देख रहे हैं कि प्राइस पहले से कम हो गया और डिमांड और सप्लाई पहले से बढ़ गई। वर्किंग आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल लेवल से वो कहां पे पहुंच गया, और जो कि आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में दिख रहा है कि प्राइस पहले से कम हो गया और क्वांटिटी पहले से इसमें बढ़ गया। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है कि प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल, मतलब पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके पास काफी आता है, व्हाट इज प्राइस सीलिंग, व्हाट इज प्राइस फ्लोर। तो प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपके पास है, जहां पे सबसे पहले आपके पास प्राइस सीलिंग आता है। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है फिक्सेशन ऑफ सर्टेन लिमिट ऑफ द प्राइसेस बाय द गवर्नमेंट। क्यों फिक्स किया गया है उसको हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, प्राइस फ्लोर हम लोग पहले समझ लेते हैं, तो वो हमको हेल्प करेगा प्राइस सीलिंग को समझने में। प्राइस फ्लोर की बात करें तो प्राइस फ्लोर आपके पास मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? कि जैसे कंट्री में जो आपके पास बेसिकली ये इंट्रोड्यूस फार्मर्स के लिए किया गया था, आपके पास जो फार्मर्स है कंट्री में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप्स। अब जब क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है तो इस केस में है क्या कि एग्रीकल्चर जो गुड आपके पास है, जब भी कोई भी क्रॉप लगाई जाती है, दैट मींस व्हेन द क्रॉप्स आर बीन सोन, तो जो भी प्राइस उस समय चल रहा है, जिस भी कमोडिटी का प्राइस आपका हाई चल रहा है, वो क्रॉप आपकी लगाई जाएगी। मान लेते हैं कि आपका जो फार्मर था उन्होंने देखा कि ऑयल सीड्स की जो आपके पास डिमांड है वो ज्यादा है, जिस वजह से उसका प्राइस अच्छा मिल रहा है, तो उन्होंने मस्टर्ड के, सरसों के खेती कर ली, या फिर किन वीट की मान लेते हैं खेती कर ली, तो वीट के प्राइस हाई चल रहे थे, वीट की खेती कर ली। अब ऐसा सिर्फ एक फार्मर तो नहीं सोचेगा, ऐसा मेनी फार्मर्स, मतलब बहुत सारे फार्मर्स सोचेंगे। और जब बहुत सारे फार्मर्स ये चीज सोचेंगे, जब मेनी फार्मर्स आर थिंकिंग द सेम थिंग, तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि अचानक से मार्केट में अचानक से जो प्राइस आपके पास है वो आपके फॉल कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने लगाया था क्रॉप, वो तब उस समय प्राइस हाई थे, लेकिन जब आपने उसकी पर्टिकुलरली क्या किया, दैट इज व्हेन द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, कि क्रॉप्स को काटा गया, तो उस समय आपके पास अचानक से सप्लाई उसकी बढ़ गई। अचानक से सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो अचानक से सप्लाई बढ़ने से प्राइस आपके फॉल हो गए, और प्राइस अगर फॉल हो गए तो सिचुएशन में होगा क्या कि जो फार्मर है उसको लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस, क्योंकि प्राइस कम हुए, प्राइस कम होने से उनको लॉसेस हो जाएगा। अब इस केस में क्या दोबारा वो फार्मिंग करेंगे, दोबारा ऐसा करने की कोशिश करेंगे? नहीं, दोबारा हमेशा वो क्वांटिटी सप्लाई को लिमिटेड नंबर्स में या लिमिटेड क्वांटिटी में सप्लाई करेंगे। तो इससे एग्रीकल्चर जो आपके पास है वो इफेक्ट होगी। एग्रीकल्चर कैसे इफेक्ट होगी, नेगेटिवली इफेक्ट होगी। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर नेगेटिवली इफेक्ट होगी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे पास धीरे धीरे करके गिरता जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपके पास गवर्नमेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि जहां पे वो बोलती है कि भले मार्केट में जो भी सप्लाई है उस हिसाब से मार्केट ने प्राइस ओपी डिसाइड कर दिया, लेकिन है क्या, क्योंकि आपके पास पर्टिकुलरली जो डिसाइड किया मार्केट में वो ओपी प्राइस मार्केट ने डिसाइड किया, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि हमने डिसाइड कर दिया प्राइस ये जो आपके पास है ओपी स्टार मान लेते हैं इसको, तो हमने ओपी स्टार डिसाइड कर दिया और इसी प्राइस पे आपसे अगर कोई गुड खरीदेगा तो खरीदेगा। लेकिन अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि सिचुएशन में हो गया एक्सेस सप्लाई, तो गवर्नमेंट के सिर्फ चेंजेस कर देने से उसको ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई ऐसा करेगा, मतलब इससे कम प्राइस में आपसे खरीदने की कोशिश करेगा, तो वो इलीगल होगा, इसके लिए हम फाइन और पेनाल्टी और जेल तक करेंगे, इम्प्रिजनमेंट। लेकिन है क्या कि इसके बावजूद भी जो कंज्यूमर्स थे उनका ये कहना है कि अगर आपकी सप्लाई ज्यादा है तो बेचना है तो हमको इस मार्केट रेट पे बेचो, और नहीं बेचना है तो अपने पास रखो। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो आपके पास
सेलर था वो फोर्स हो गया कि अब वो प्राइस कम, आपको कम प्राइस पे बेचे। तो कम प्राइस पे बेचे तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जो प्राइस गवर्नमेंट में फिक्स किया ज्यादा, उससे कोई फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमको सस्ते में बेचो, क्योंकि आपकी सप्लाई ज्यादा है, बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना है तो रखो। तो अब आपको लॉस हो रहा है, इधर के ना रहे ना उधर के रहे। तो अब इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अब चिंता मत करिए, हम आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। गवर्नमेंट ने बोला कि हम बफर स्टॉक बनाएंगे। बफर स्टॉक मतलब कि जो भी आप क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट जितनी डिमांड है उससे जितना एक्सेस सप्लाई आपके पास है, सबका हम बफर स्टॉक बना लेंगे। अब जब बफर स्टॉक बना लेंगे तो आपके पास पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास वो सेल हो गया। अब मार्केट में सप्लाई भी बची इतनी और डिमांड तो पहले से इतनी ही थी, तो अब मार्केट में जो आपके पास लोग हैं वो फोर्स हो जाएंगे इस ओपी स्टार प्राइस पे खरीदने को, क्योंकि सप्लाई ही बहुत कम बची। अब सप्लाई अगर कम होकर के डिमांड के इक्वल हो गई तो अल्टीमेटली मार्केट विल बी फोर्स टू परचेज अ कमोडिटी एट दिस ओपी स्टार प्राइसेस। फोर्स हो जाएगा वो कि अब इसी पे खरीदना है, वरना इसके अलावा खरीद नहीं पाएगा। ठीक, तो इस तरह से बफर स्टॉक के थ्रू ये आपके पास वर्क करता है और ओवरऑल वर्किंग आपकी प्राइस फ्लोर की ये है। और प्राइस फ्लोर का दूसरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है, जो कि गवर्नमेंट फार्मर्स को प्राइस सपोर्ट देने के लिए किया जाता है, कि जिससे हमेशा अगर उनको एक प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिलता रहेगा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि वैसे ही फार्मिंग एक रिस्की बिजनेस है, बड़ी मुश्किल से वो कुछ कभी कमा पाते हैं, और वो भी अगर सही प्राइस ना मिलेगा तो अल्टीमेटली अगली बार उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम होती जाएगी और एग्रीकल्चर एडवर्सली इफेक्ट होगा। इस वजह से उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक मेजर रोल प्ले करती है बाय डिसाइडिंग द एमएसपी, है ना। इस पे काफी प्रदर्शन भी हुआ था, आपने देखा होगा फार्मर बिल्स पे। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है डाटर्स की प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग की बात करें तो मैक्सिमम प्राइस कंट्रोल आपके पास है, या मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन है, जहां पे प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अच्छा ये बताइए कि इंडिया में अगर देखा जाए तो 2011 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग जो आपके पास पावर्टी है वो 22% थी। कौन सी रिपोर्ट के हिसाब से? 2011 की सेंसस रिपोर्ट। वैसे अभी तो सेंसस रिपोर्ट आई नहीं है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इसका आकलन अभी कर रहे हैं और 2027 तक हम इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अब 2011 की लास्ट सेंसस रिपोर्ट हमारे पास है। अभी तक का लास्ट सेंसस 2021 में होना था, लेकिन हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोविड। तो लास्ट सेंसस 2011 में हुआ, उसके हिसाब से गरीबी, पावर्टी आपकी 22% पे एग्जिस्ट कर रही है। तो मतलब 22% लोग कितने हो गए भाई 2011 के हिसाब से? पॉपुलेशन हमारी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बस 121 करोड़ थी। 121 करोड़ जनसंख्या, तो इससे ज्यादा किसी की थी? हाँ, चाइना की थी इससे ज्यादा, वर्ल्ड पॉपुलस कंट्री। इससे कम किसी की थी? हाँ, बिल्कुल कम थी, दैट वाज यूएसए। और यूएसए की पॉपुलेशन की बात करें तो आज के समय पे लगभग इंडिया की पॉपुलेशन 143 पॉइंट समथिंग है, 144 अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं करोड़, 144 करोड़। चाइना सेकंड नंबर पे आपके पास है 142 143 अप्रोक्सीमेट फिगर है, ये अभी डेटा नहीं आया है, एक एवरेज डेटा के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। और वहीं यूएस की अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो 36 अराउंड है, लगभग आसपास 35-36 करोड़, और वो नंबर थर्ड पे है पॉपुलेशन बेसिस पे। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे इंडिया ने बहुत वर्क किया, और ये नेगेटिव बात है। इस चीज को थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा इस तरफ कि पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग को वर्क करना पड़ेगा। दो एस्टिमेट्स हैं कि पॉपुलेशन अभी बढ़ेगी, लेकिन इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत जरूरी है, जो कि गवर्नमेंट रन करता है बाय टाइम टू टाइम। उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अगर वो पोर्शन आता है तो। बाकी इस समय हम प्राइस सीलिंग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पावर्टी इंडिया में अगर 121 करोड़ संख्या थी तो उसमें 22% लोग अगर पावर्टी लाइन के बिलो हैं, मतलब वो अपनी नेसेसिटीज को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, नेसेसिटीज तक फुलफिल नहीं हो पा रही है, उसको हम पुअर कहते हैं। और 121 करोड़ में अगर 22% लगभग वो संख्या है तो लगभग 26 से 27 करोड़ लोग हो जाते हैं आसपास, है ना। तो अगर 26 से 27 करोड़ लोग पुअर पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं तो दे आर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज, है ना। और अगर बेसिक नेसेसिटीज भी अपनी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो इस सिचुएशन में क्या है कि सरकार का कुछ उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट की बिल्कुल बनती है। सरकार ये करे कोशिश कि कम से कम उनकी बेसिक नेसेसिटीज उनको सही दामों पे मिल जाए। तो इसके लिए वो क्या फिक्स करते हैं कि भले इक्विलिब्रियम प्राइस बता रहा है ओपी, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि हम प्राइस जो सेट करेंगे वो इससे कम सेट करेंगे।
और इस सिचुएशन में डिमांड आपके पास क्या है, ज्यादा है, और सप्लाई आपके पास इससे कम है, और इस सिचुएशन को एक्सेस डिमांड कहेंगे, जहां पे डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। अब इसको पूरा करने के लिए जो आपके पास कंज्यूमर है वो क्या करेंगे कि क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो कंज्यूमर अब ज्यादा प्राइस ऑफर करेंगे। तो फिर जो पुअर पर्सन है जिसके लिए सरकार ने प्राइस कम किया, उसको क्या फायदा हुआ, उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इसको पूरा कैसे करेंगे? तो सिंपल है कि यहाँ पे जो आपके पास पर्टिकुलरली कंज्यूमर है वो ये कोशिश करेंगे कि आपका इस प्राइस पे हमको अवेलेबल हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने बना तो दिया है, लेकिन एक्सेप्टेंस तब होगा जब इसके लिए कोई पॉलिसी बनाए। तो गवर्नमेंट ने बोला फिर हम हैं, चिंता मत करो। अब क्या करेगी गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट सिंपली क्या करेगी कि यहाँ पे आपके पास एक पीडीएस सिस्टम लेकर के आई। अब पीडीएस सिस्टम आपने सुना होगा, हिंदी में कोटा, राशन, राशन की दुकान नहीं होता कोटा वाले सरकारी, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप किया। अब इस पीडीएस सिस्टम से क्या करेगी, जो बफर स्टॉक उधर बनाया था, उस बफर स्टॉक का इस्तेमाल करके, भारी मात्रा में जो स्टॉक बनाया था उसका इस्तेमाल करके पीडीएस सिस्टम से सब्सिडाइज रेट पे आपको ये आइटम्स प्रोवाइड करेगी। तो गवर्नमेंट को कितना एक्सेस, जितना भी डिमांड है सप्लाई से, वही सिर्फ गवर्नमेंट पूरा करेगी, बाकी जो आपके पास है वो तो मार्केट पूरा करेगी। और जब गवर्नमेंट अगर इस प्राइस पे उस एक्सेस को पूरा कर देगी तो सिचुएशन में मार्केट में डिमांड भी इतनी ही बची और सप्लाई तो इतनी थी ही, तो इस केस में मार्केट विल बी फोर्स टू सेल द क्वांटिटी एट दिस ओपी प्राइस व्हाट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उस पे वो मार्केट फोर्स हो जाएगी उसी प्राइस पे बेचने के लिए। इस वजह से आपके पास यहाँ पे गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम का इस्तेमाल करती है। और जब गवर्नमेंट डिसाइडेड प्राइस से ज्यादा पे कोई भी सेलर उसको बेचता है तो उसको ब्लैक मार्केटिंग सिचुएशन कहते हैं। अब फेयर प्राइस शॉप से क्या है कि पीडीएस सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे? तो सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, है ना। तो या तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा नहीं, पूरा जो है डिमांड पूरा नहीं करना है, सिर्फ एक्सेस पोर्शन को पूरा करना है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेलर्स प्रेफरेंस, कि सेलर्स के जो जानने वाले हैं उनको बुला करके दे दे बस, जो रेगुलर कस्टमर है, और मार्केट में जितना आपके पास डिमांड था वो एक्सेस पोर्शन वो पूरा कर देगा। या फिर आपके पास लास्ट स्टेप रैशनिंग अप्लाई करेगा। रैशनिंग क्या होती है? फिक्सेशन ऑफ सर्टेन लिमिट्स। मान लेते हैं 10 कंज्यूमर्स हैं और 50 यूनिट्स हैं, तो इसमें क्या करेगा? सिंपल है, 50 डिवाइड बाय 10 कर देगा, हर किसी को 5-5 यूनिट्स दे देगा। अब इस केस में 5-5 यूनिट्स आपके पास पहुंच गया, बाकी जो बचा पोर्शन है वो मार्केट से वो ले लेंगे। तो इस तरह से आपके पास प्राइस सीलिंग काम करता है। नेक्स्ट इसमें आपके पास स्पेशल शिफ्ट या स्पेशल केसेस आपके पास आते हैं। स्पेशल केसेस की हम बात करें तो स्पेशल केसेस आपके पास क्या है वो हम देखेंगे जरा। स्पेशल केसेस को समझने के लिए आपके पास क्या है कि यहां पे आपके पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई आ जाएगी, और यहां पे आपके पास इस तरफ आ जाएगी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई आ जाएगी। क्या है देखते हैं इसको। अब इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि यहां पे आपके पास एक्स एक्सेस है, 0 पॉइंट है, और वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस पे प्राइस दे रखा है, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दे रखा है। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेशल केसेस है जहां पे आपके पास पर्टिकुलरली वी आर हैविंग कि यहाँ पे आपके पास स्पेशल केसेस है जहां पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, तो डिमांड विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रनिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इस केस में जो आपके पास सप्लाई है वो सप्लाई आपके पास अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। जहां पे सप्लाई डिमांड इक्वल है वो ओपी प्राइस हो गया, ई इक्विलिब्रियम हो गया, ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। अब इस केस में अगर मान लेते हैं कि सप्लाई पहले से बढ़ जाए तो S1 और S1 नया सप्लाई हो जाएगा,
इक्विलिब्रियम आपके पास E1 आ जाएगा और नई क्वांटिटी आपके पास OQ1 आ जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर बोल रहे हैं कि जितना सप्लाई बढ़ेगा हम डिमांड उतनी बढ़ा देंगे, तो प्राइस चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से कंज्यूमर ये बोल रहा है कि जितना आपके पास पर्टिकुलरली जो आपके पास पर्टिकुलरली जितना सप्लाई कम होगा, नया सप्लाई S2 और S2 हो गया, जितना सप्लाई कम हुआ उतनी हमने क्वांटिटी पहले से कम कर दी, तो जब क्वांटिटी उतनी चेंज हो गई है तो प्राइस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आपके पास पर्टिकुलरली क्या आ जाता है कि यहां पे आपके पास एक्स एक्सेस है जहां पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगी, और ये 0 पॉइंट आपके पास है, 0 पॉइंट और वाई एक्सेस है जहां पे प्राइस दे रखा है। ठीक, अब इस केस में आपके पास पर्टिकुलरली क्या है कि सप्लाई कर्व दे रखा है, एस एस आपके पास सप्लाई कर्व है, डी डी आपके पास डिमांड कर्व है। डी डी आपके पास डिमांड कर्व होगा, लेकिन जो डिमांड कर्व आपके पास यहाँ पे है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो डी डी आपके पास जो डिमांड कर्व बन रहा है वो डी आपके पास यहाँ पे डिमांड कर्व है, जिसपे क्वांटिटी ओक्यू है और इक्विलिब्रियम आपके पास ई पॉइंट पे है, प्राइस आपके पास ओपी हो गया। अब इस केस में अगर सप्लाई पहले से बढ़ जाए, सप्लाई पहले से क्या हो जाए, सप्लाई पहले से बढ़ जाए, तो सप्लाई अपने से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और जब सप्लाई अपने से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो नया इक्विलिब्रियम आपको E1 पे मिल जाएगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है तो अपने से राइटवर्ड जाएगी, और राइटवर्ड जाएगी तो इक्विलिब्रियम जो आपके पास आ रहा है वो E1 पे है, जिसमें प्राइस पहले से कम हो गई, क्योंकि डिमांड जो आपके पास है वो तो सेम है, लेकिन सप्लाई अगर ज्यादा हो गई तो सप्लायर इज अनेबल टू सेल ऑल इट्स क्वांटिटी, इसके लिए प्राइस कम करेगा, तब तक कम करता रहेगा जब तक वापस से सप्लाई कम होकर के, क्योंकि प्राइस जब कम होगा तो सप्लाई भी उसके साथ कम होगी और कम होकर के एक लेवल पे डिमांड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो इस केस में आपके पास प्राइस पहले से बस कम हो जाएगा, और वहीं अगर सप्लाई पहले से अगर क्या हो जाए, सप्लाई अगर पहले से कम हो जाए S2 और S2, अब कंज्यूमर अपनी सारी क्वांटिटी पूरा नहीं कर पाएगा, तो पूरा करने के लिए वो क्या करेगा कि जो प्राइस ऑफर करेगा वो OP2 मतलब प्राइस पहले से ज्यादा ऑफर करेगा, और प्राइस जब पहले से ज्यादा ऑफर करेगा तो इक्विलिब्रियम जो आपके पास है वो ये बता रहा है कि प्राइस पहले से बढ़ जाएगा, क्वांटिटी आपके पास सेम रहेगी, और पर्टिकुलरली आपके पास क्योंकि डिमांड आपका उतना ही था, मान लेते हैं डिमांड सप्लाई बराबर है, अब सप्लाई आपका कम हो गया तो डिमांड आपका ज्यादा है, तो कंज्यूमर अपनी सारी क्वांटिटी पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए वो ज्यादा प्राइस ऑफर करेगा, तब तक जब तक सप्लाई वापस से बढ़ करके डिमांड के इक्वल ना हो जाए, क्योंकि डिमांड चेंज नहीं होगा, सप्लाई में जो चेंजेस आएगा वो आएगा यहाँ पे। तो स्पेशल केस ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट स्पेशल केस जो आपके पास आता है वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्पेशल केस जो आपके पास है दैट इज perfectly elastic supply and change in demand, change in demand। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें आता है perfectly inelastic supply and change in demand। यहां पे सबसे पहले आपके पास आ जाएगा दैट इज, सबसे पहले आपके पास एक्स और वाई एक्सेस आ जाएगा। तो एक्स और वाई एक्सेस अगर आप देख रहे हैं तो एक्स एक्सेस आपके पास ये आ गया एक्स एक्सेस, ये 0 पॉइंट, और ये आपके पास हो गया वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पे आपके पास प्राइस दे रखा है, जबकि एक्स एक्सेस पे आपके पास क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दे रखा है। सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रनिंग पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ओपी आपके पास प्राइस हो गया। अब डिमांड कर्व आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डी आपके पास डिमांड कर्व है जो कि ये बोल रहा है ई आपके पास इक्विलिब्रियम है और ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब डिमांड अगर पहले से बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ करके D1 और D1 हो गया, जबकि सप्लाई तो उस पर सेम थी, सेम सप्लाई पे डिमांड पहले से बढ़ गया, तो अब सप्लायर ये बोल रहा है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे,
अगर डिमांड कम होगी तो हम सप्लाई भी कम कर देंगे। तो यहाँ पे जब डिमांड के अकॉर्डिंग में सप्लाई में चेंजेस आएगा तो इस केस में प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब डिमांड एडजस्ट हो जाएगा सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो डिमांड के एडजस्ट होने की वजह से क्वांटिटी जब बराबर हो गई है, इक्विलिब्रियम पे आ गई है, तो प्राइस चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्विलिब्रियम अपने से पहले से लेफ्ट या पहले से राइट वर्ड चला जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें जो आपके पास आता है डार्टेस, यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई आ जाएगी। ये आपके पास y एक्सेस है, ये आपके पास x एक्सेस है ना। ये y एक्सेस है जहां पे प्राइस दे रखा है, और ये x एक्सेस है जहां पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दे रखा है। सप्लाई जो आपके पास है वो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई दे रखी है। ये S आपके पास सप्लाई है, OQ आपके पास क्वांटिटी है। अब इस केस में आपके पास पर्टिकुलरली क्या है, देख रहे हैं कि डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, DD इज योर डिमांड कर्व। E आपके पास इक्विलिब्रियम है जहां पे OP आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस है, OP इक्विलिब्रियम प्राइस है, DD डिमांड है, S आपके पास सप्लाई है। अगर वहीं आपके पास डिमांड जो आपके पास है अगर वो पहले से बढ़ जाती है तो अपने से राइट वर्ड आ जाएगी, तो अपने से राइट वर्ड D1 और D1 हो गई। नया इक्विलिब्रियम आपके पास आ जाएगा E1 पे जहां पे डिमांड पहले से बढ़ गई लेकिन सप्लाई उतनी ही है। तो अगर कंज्यूमर क्या किया है कि कंज्यूमर ने अपनी डिमांड बढ़ा दी है, लेकिन अगर सप्लाई उतनी है और डिमांड आपकी बढ़ गई है, तो कंज्यूमर विल ऑफर मोर एंड मोर प्राइसेस फॉर कंज्यूमिंग अ कमोडिटी बिकॉज कंज्यूमर इज अनेबल टू फुलफिल ऑल इट्स डिमांड। तो पूरी करने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा प्राइस ऑफर करेगा। तो कोशिश ये करेगा ज्यादा प्राइस ऑफर करे, सप्लाई बढ़े, लेकिन सप्लाई तो बढ़ नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली डिमांड फॉलो हो जाएगी क्योंकि आपकी इनकम उतनी है और प्राइस जब बढ़ेगा तो आप पहले से कम खरीद पाएंगे, और कम करते करते एक लेवल पे प्राइस इतना बढ़ जाएगा कि आपके पास डिमांड कम होकर के सप्लाई की इक्वल हो जाएगी। और ऐसे ही अगर डिमांड पहले से कम हो जाएगा तो इस केस में D2 और D2 नया डिमांड करवा गया और इक्विलिब्रियम आपके पास आ गया E2, जहां पे प्राइस आपके पास आ गया P2। तो प्राइस P2 है और इक्विलिब्रियम E2 आपके पास है। तो सिचुएशन में क्या है कि यहाँ पे डिमांड पहले से कम हो गया, डिमांड सप्लाई बराबर था, डिमांड कम हो गया, सप्लाई अब ज्यादा पड़ गया, सप्लायर इज अनेबल टू सेल ऑल इट्स क्वांटिटी। तो सप्लायर क्या करेगा, प्राइसेस कम करेगा। जैसे ही प्राइस कम करेगा वैसे डिमांड बढ़ करके सप्लाई की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे प्राइस आपके पास पहले से कम हो जाएगा और उससे पहले प्राइस पहले से बढ़ गया। और इसी के साथ ये चैप्टर मार्केट मैकेनिज्म खत्म होता है। नेक्स्ट प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, इसी का पार्ट आपके पास है सीबीएसई में, और आईएससी में ये दूसरे चैप्टर में है, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यह मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं आगे आपसे कनेक्टेड रहूं और इसी तरह से वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूं, बनाता रहूं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।